अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाउस ऑफ कॉमर्स में एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमर्स में हम हर बार एक बिज़नेस पर्सनैलिटी से आपको मिलाते हैं। आज भी ऐसी एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है और बड़ी डायनेमिक है। आपको मिलवाएंगे, आप उनसे बहुत कुछ जानेंगे और बड़ी कम उम्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं वो, और मैं उनका तारुफ आपको कराता चलूँ। आप डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग AHK प्राइवेट लिमिटेड के, उसके साथ साथ आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के। आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ अली अर्श खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दानिश। कैसे हैं अली साहब? आप खैरियत से? ठीक है। आप सुनाएं। अली साहब, आपकी पर्सनालिटी देखकर लगता नहीं है कि आप इतने सारे काम कर रहे होंगे और इतने सारे डेजिग्नेशन आपके पास हैं कि अगर मैं उनका तारुफ कराने बैठता तो काफ़ी खासा वक्त निकल जाता। मुख्तसर से आपका इंट्रो करवाया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी इतने ज़्यादा एज के भी नहीं लग रहे हैं और इतने सारे फॉर्म्स में काम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सोशल में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बचपन से ही ऐसा सोचते थे या बचपन में शरारती थे या मेरी तरह? जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब आपका। नहीं, बचपन से तो मैं बहुत ही शाय था और काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का था और पढ़ाई में लगे रहते थे। और वालिद का यही था कि बस पढ़ना है तुमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना है। तो हम पढ़ाई में लगे रहते थे। फिर तो बाय फोर्स पढ़ाई करवाई जाती थी या आप खुद भी चाहते थे कि पढ़ें? नहीं, पढ़ाई का मुझे शौक़ था और मेरे जो सारे बहन भाई थे वो सब पढ़ने में अच्छे थे, तो एक प्रेशर भी था और वालिद की तरफ से भी बहुत था कि पढ़ना है। तो बस पढ़ाई में लगे रहे और इनिशियल एजुकेशन जो है वो कराची से ही हासिल की। फिर मैट्रिक मैंने ज़हीर पब्लिक से किया, ओके, जो कि हमारे जहाँ मेरी रिहाइश नॉर्थ नाज़िमाबाद वहीं पे वाक़ है। और उसके बाद कोई अच्छे नंबर आ गए तो हम जो कराची का टॉप कॉलेज था आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, वहाँ से हमने इंटर किया 96 में। तो पोजीशन होल्डर रहे या? पोजीशन होल्डर मैं NED में टॉप 10 में था फाइनल ईयर में, लेकिन जो है मैट्रिक में और इंटर में मेरी पोजीशन नहीं आई। आया कि परसेंटेज बहुत हाई थी, A1 ग्रेड था हमारा, लेकिन जो है पोजीशन नहीं हासिल हो सकी। लेकिन यह है कि पढ़ाई में अच्छे थे हम। तो आपके बैच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था? बहुत ज़्यादा था उस वक्त। आप ये समझें कि अब तो 90s में परसेंटेज आती है, उस ज़माने में जो 84 86 पे। ज़माना बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है। वो कौन से सन की बात है? 96 की बात है। अच्छा, 96 की बात है। 96 में मैंने जो है इंटर किया था और 96 का ही मेरा बैच है NED का। उस ज़माने में सिर्फ 4 ही टेक्नोलॉजीज़ होती थी। एक सिविल होती थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। तो 3 में तो हमारा हो गया था। कंप्यूटर्स में नहीं हुआ था। हमने कहा या तो कंप्यूटर्स में जाएंगे या सिविल में जाएंगे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में हमारा रुझान नहीं था। तो उस वक्त ज़माने में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता था, क्योंकि हमारे आने के बाद फिर 2 साल के बाद फिर फैकल्टीज़ बढ़ती चली गई और फिर वो एंट्री टेस्ट की एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन उस ज़माने में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता था, तो हमने कंप्यूटर डाला था और सिविल डाला था, तो हमारा फ़ौरन ही सिविल में हो गया था, ज़ाहिर बात है। तो वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की। ज़बरदस्त। सिविल इंजीनियरिंग करके फिर कारोबार में आ गए। सिविल इंजीनियरिंग करके कारोबार में आए। तो सिविल इंजीनियर तो ज़्यादातर मैंने देखा कि बिल्डर्स एंड डेवलपर साइड पे जाते हैं। तो जी, मेरा भी जानिब गए। मेरे वालिद का भी यही ख्वाब था कि मैं इंजीनियरिंग करके BE करके बाहर चला जाऊँ और सिविल लाइन में ही आऊँ और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरा बहुत शौक़ था मुझे कंस्ट्रक्शन का। लेकिन एक्सीडेंटल ये हुआ कि मुझे कारोबार में आना पड़ गया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और ये जो कारोबार था ये मेरे वालिद का था। तो मेरे बड़े भाई ऑलरेडी इस कारोबार में थे, तो वो उन्होंने कहा कि यार मैं अकेले नहीं संभाल सकता, तुम्हें आना पड़ेगा। वो दुबई में थे, वो दुबई से यहाँ आए पाकिस्तान और फिर हमने अपने वालिद का कारोबार उसको संभाला। ये समझ लें कि मैं कारोबारी जो है वो हादसाती तौर पर आया हूँ, वरना मैं तो पढ़ाई की तरफ रुझान था और मैं चाहता था कि जॉब करूं, अच्छे टॉप लेवल तक जाऊं। लेकिन वो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि कारोबार में आ गए और ये मैं समझता हूं कि अल्लाह ने अच्छा ही सोचा होता है इंसान के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद आप जॉब कर रहे होते जी, तो जॉब कर रहे होते तो नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके साथ साथ एजुकेशन की बात आप आए तो मैंने सुना है कि आप जो है वो बिल्डर्स में भी कुछ आपके इन्फ्लुएंस है। जी। आपका कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी फिर मैंने खोली। फिर हम स्मॉल हाउसेस बनाते हैं, उसको सेल करते हैं कंस्ट्रक्शन में। वो भी जो है मैंने अभी मतलब आपने छोड़ा नहीं, आपने अपना शौक पूरा किया? हाँ, मेरे सारे दोस्त क्योंकि NED के थे, वो सब उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी कंपनीज खोली। तो उन्होंने कहा यार तुमने आना है इसमें ना, क्योंकि ज़ाया नहीं करो,
क्योंकि वो लोग थे जिनको मैं पढ़ाता था। राइट। वो मुझसे पढ़ते थे, फिर वो एग्ज़ाम देते थे। तो वो कहने लगे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जो है हमें पढ़ाते थे और आप खुद इस फील्ड में नहीं हो। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं बनाता हूँ। फिर मैं स्मॉल हाउसेस बनाना शुरू किए, खुद ही मैं हाथ से बना लेता हूँ सारे कंस्ट्रक्शन। ये फैक्ट्री जो मैं जिस फैक्ट्री में बैठा हूँ ये मैंने खुद डिज़ाइन की है, खुद बनाई है। अच्छा, ये शौक भी पूरा रहा। तो इसमें आपको कितनी हर्डल्स आई? या देखिए आपने अच्छा experience कारोबार में तो हर्डल्स बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि उस ज़माने में मेरे वालिद का बहुत बड़ा नाम था। फिर हमने जब टेक ओवर किया उस वक्त हम बहुत बड़े स्केल पे नहीं थे, बहुत छोटे स्केल पे थे, और हमें कुछ कारोबार के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। तो मेरे भाई ने बहुत अंत तक मेहनत की उन्होंने, और जो है फाइनल जो मेरी जो फ़ीस है NED की वो भी उन्होंने भरी है। तो मैं सारी ज़िंदगी उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर अब मैं कारोबार में आ गया। कारोबार में फिर हमने नहीं देखा कि क्या दिन है क्या रात है। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अरसा नहीं चली? नहीं, कंस्ट्रक्शन तो मैंने अभी 2 साल से शुरू की है। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि 2000 में जब मैं कारोबार में आया, जब मैंने NED से 2000 में मैंने पास आउट किया, तो 2000 से मैं कारोबार में लग गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल से उस वक्त से मैं कारोबार में लग गया। और फिर हमने जो है तकरीबन ये समझ लें कि 2010 में जो है मैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का मेंबर बन गया। ओके। और फिर वहाँ से एक सिलसिला जो है वो बिजनेस पॉलिटिक्स का शुरू हुआ। राइट। 2012 में मैं असिस्टेंट चीफ बना क्राइम मॉनिटरिंग का वहाँ पे। और फिर जो है 2001 ही साल में इतना मेरे काम से इतना वो खुश हुए वहाँ के जो हमारे कोर कमेटी थी और मैनेजिंग कमेटी थी कि उन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर जो है मुझे वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर दिया। ओके। तो 2003 और 2004 ये एक साल जो है मैं वाइस प्रेसिडेंट वहाँ रहा, जो कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की तारीख का मैं सबसे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट। वो तो लग भी रहा है। जी। तो उस ज़माने में फिर हमने काफ़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात भी हुई, कारोबार में किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, कारोबार फिर इन्हांस किया उस हिसाब से। फिर 2-3 साल हम जो है इसी में लगे रहे, नॉर्थ कराची से एफिलिएटेड रहा। फिर ये फैक्ट्री मैंने बनाई। फिर कुछ अरसे हमने बिल्कुल छोड़ दिया बिज़नेस पॉलिटिक्स वगैरह और सिर्फ काम में लग गए कि हमने कहा ये एक अपनी फैक्ट्री पूरी तैयार करेंगे, उसको चलाएंगे। फिर उसके बाद अभी एक साल से हम जो है वो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से मैं एफिलिएटेड हूँ। ओके, राइट। तो नॉर्थ कराची जो आपकी एसोसिएशन है उससे भी आप एफिलिएटेड रहे, तो आप मुझे बताइए कि नॉर्थ कराची में आपने किस किस्म की प्रॉब्लम्स देखी? क्योंकि नॉर्थ कराची के बारे में कहते हैं कि इस वक्त भी करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट की जो पोजीशन है वो कोई खासी बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नैचिंग है। देखिए, जिस ज़माने में हम लोगों ने आए थे उस ज़माने में रैंसम और किडनैपिंग के इतने शदीद वाक़यात थे और बहुत हाई प्रोफाइल केसेस। यहाँ के क्राइम सेल की भी रहे, मैंने इस वजह से आपसे ये सवाल जी 2 दफ़ा तो मतलब आप ये समझ लें कि मेरे इसी गेट पे फायर हो चुके हैं। ओके। हाँ, तो मैं बहुत लकीली बचा भी हूँ इसमें, क्योंकि उस ज़माने में क्योंकि मैं इधर भी था, क्राइम मॉनिटरिंग में भी था, और उस वक्त कारोबारी हालात बहुत ख़राब थे यहाँ पे। तो उस वक्त किडनैपिंग हो रही थी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को। 2013-14 में हो रही थी। Okay. और उसके बाद फिर हमने प्रेस क्लब पे हमने पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे वो वहाँ पे जाके हमने खूब मुजाहरे किए। तो फिर ये आप समझ लें कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ था रिकॉर्ड कराने के बाद, एहतजाज के बाद वो बहुत सारी मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स के बाद जो है फिर वो इनका जो है सारा सफाया हुआ, जितने भी क्रिमिनल्स एक्टिविटी जो यहाँ पे चल रही थी और नॉर्थ कराची में चल रही थी वो हुआ। नॉर्थ कराची में हम पहले थे जिन्होंने क्राइम मॉनिटरिंग सेल बनाया, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा उस्मान साहब को, सैयद उस्मान अली और फराज मिर्ज़ा का ये विज़न था। उन्होंने सबसे पहला क्राइम मॉनिटरिंग सेल जो है नॉर्थ कराची में बनाया, जिसमें हमने सब जगह पे CCTV कैमरे लगाए। एक ही रूफ़ के नीचे हमने जो है वो रेंजर्स को भी हमने रखा, पुलिस को भी रखा और ट्रैफिक वाले को भी हमने रखा। और वो एक ही कॉल पे हम लोग जो है वो फायर का भी वहीं पे होता था बंदा, और पुलिस का भी होता था, रेंजर्स का भी होता था, ट्रैफिक का भी होता था।
तो फिर कितना अरसा लगा आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करके और सही ये हम फ़ौरन ही हमने जो है हमने इसको मैनेज कर लिया। अपने मदद आपके तहत हमने पैसा जो है लगाया, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और सब जगह कैमरे लगाए, पूरी जो है हमने इसकी पूरी मॉनिटरिंग की, एक पूरा निज़ाम बनाया एक, ताकि जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर महसूस कर सकें। उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हमारा बहुत साथ दिया। उस ज़माने में डीजी रेंजर्स होते थे रिजवान अख्तर, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। तो उसके बाद फिर बिलाल अकबर भी आए, और जितने भी थे, ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर हामिद थे, ब्रिगेडियर शहजाद थे, और कर्नल शादाब थे, मतलब बहुत जितने भी लोग थे, इन लोगों ने बहुत हमारा हेल्प आउट किया, हमें बहुत साथ दिया। तो जिसकी वजह से आप देखें कि ये है कि हम अब सुकून से हैं अभी। लेकिन रिसेंटली जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस पे हमारे मेंबर्स जी एक बार फिर बढ़ गई हैं। एक बार फिर बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से मुझे मेंबर्स का मुसलसल कॉल्स आ रही थी। और अभी यकीन जाने कि कल में जो है वो मेरे 2 मेंबर्स से जो है वो 1 से 22 लाख रुपए छीने हैं, और 1 से 10 लाख गन पॉइंट पे। और ये नॉर्थ कराची में हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में। ओके। तो बस उसके लिए हम गवर्नमेंट से मुसलसल अपील कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम एनकाटी के बारे में और भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, तो ब्रेक से हम वापस आते हैं। नाज़रीन, अली अर्श खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बहुत सारी इनसे गुफ्तगू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारी गुफ्तगू चल रही थी लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर, और एनकाटी को जिस तरीके की मुश्किलात दरपेश हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अली अर्श खान साहब। तो अली अर्श खान साहब, जी आप क्या बता रहे थे लॉ एनफोर्समेंट के बारे में? जी, मैं यही बता रहा था कि जैसे अभी हमारी जो फैक्ट्री है वो साइड सुपर हाईवे पे वाक़ है, और यहाँ पे जो है बैक साइड पे जो है जैसे अयूब गोट है, और आपका जो बाकी का एरियाज़ हैं जो कच्ची आबादी लगती हैं, वहाँ से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मुसलसल हो रही हैं, जैसे कि कच्ची आबादियों में हम देखते हैं। जी हाँ, और दिन दिहाड़े भी और रात के वक्त भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी वारदातों का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको मैं अपील करूँगा हम्बली के इस तरफ जो है तवज्जो दें, और फिर दोबारा जितनी आपने मेहनत की थी और जिस तरीके से आपने कुर्बानियाँ दे के ये जगह को जो है वो सिक्योर बनाया था इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, तो मैं चाहूँगा कि उसी तरीके से, उसी जज्बे के साथ आप जो है इन चीज़ों को दोबारा से देखें और इसको मॉनिटर करें, और इस इलाके को वैसे ही बना दें जैसा ये था आज से कुछ अरसे पहले तक। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, ईस्ट और सेंट्रल के बीच में ये इलाका आता है, तो उसकी वजह से जो आप लोगों को दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आती हैं, क्योंकि जो ये नाले से उस तरफ का एरिया है, नॉर्थ कराची का एरिया लगता है, और नाले से जो इस तरफ का एरिया है वो साइड सुपर हाईवे का लगता है। तो अक्सर तो नाले के जो एक पुल बना हुआ है उसको पता ही नहीं होता कि ये किस तरफ लगेगा, वो उन पे डाल रहे होते हैं, वो हमारे पे डाल रहे होते हैं। तो इसका भी सॉर्ट आउट होना चाहिए, बाकायदा तौर पे डिमार्केशन होनी चाहिए प्रॉपर, कि कौन सा जो है एरिया किसकी हुदूद में लगता है, और आवाम को बेसिकली जो है परेशान नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स को अपने तौर पे ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, और जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को तो ख़ास तौर पे आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी होता है, और हम तो वैसे ही मैन्युफैक्चरर हैं, तो ज़रा मुबादला लेके आ रहे हैं, तो हम तो समझ लें कि हमें तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट और प्रोवाइड कर सके वो हमें देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो आप किस तरह की परेशानियां इस वक्त देख रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि फ्लड्स के जिस तरह के मामलात हैं, मुल्क में बहुत सारी क्राइसिस आए हुए हैं, तो एज ए बिजनेसमैन आप क्या देख रहे हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक पहले तो 2019 से एक कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सारी कौम बहुत परेशान थी। वो एक अल्लाह ने हमें जो है सुरखरू किया, उसमें हम उसको बड़े स्मूथली हम वहाँ से निकले, शुक्र। लेकिन जो उस कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया में जो मसले मसाइल पेश आए, उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये था कि दुनिया की 2 बड़ी पोर्ट्स हैं, जिसमें एक लॉस एंजलिस जो दुनिया की नंबर 1 है, और दूसरी जो है लॉन्ग बीच है।
तो जब कोविड दोबारा से खुला और हमने जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो पूरी दुनिया से जो माल था वो यूएसए की तरफ मूव होना शुरू हुआ, जिसमें चाइना भी था, पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था। तो जब वहाँ पहुँचा और वहाँ इतना कंजेशन हो गया कि जो कंटेनर 25 डेज का ट्रांजिट टाइम था वो तकरीबन 3-4 महीने डिले होना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, वो तो पूरी दुनिया ने फेस किया इस तरह का। जी हाँ। तो वो एक हमारे लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि काफ़ी स्टक हो गए। आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो यहाँ लोग काम करते हैं वो डीए और डीपी पे काम करते हैं, तो कंटेनर पहुँचने के बाद ही पेमेंट होती है। तो या तो ऑन स्पॉट पेमेंट हो जाती है, या फिर वो 60 डेज़ और फिर 90 डेज़, कुछ तो 180 डेज़ पे भी काम करते हैं। तो इतने ह्यूज वॉल्यूम में पैसा लोगों का फंसना शुरू हो गया। लेकिन ये है कि उसे उधर से भी फिर अल्लाह ने हमें निकाला। कुछ अरसे में 6 महीने हमें लगे उसको निकलने में, और फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसमें जो है वो जहाज़ों को के फ्रेट जो थे, जहाँ से उन्होंने जो है अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ा दी। जैसे मैं आपको बताऊं कि कराची टू न्यूयॉर्क हम लोग $2100 पे करते थे। ओके। और ये बढ़ते बढ़ते जो है ये 18,000 और $20,000 तक इसका जो है फ्रेट पहुंच गया। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और उस वक्त निगोशिएट करना बायर्स के साथ बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब वो ऑर्डर दें वो हमें लॉस हो जाए, जब वो ऑर्डर दें क्योंकि हम इसको कैलकुलेट करें अपनी प्राइस पे और वहाँ पे फ्रेट बढ़ जाए $2,000-3,000, और वो जो है सारा जो हमारा प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये वो भी फेस किया हमने, लेकिन हमने एक्सपोर्ट नहीं रोकी पाकिस्तान की, और इसको बढ़ाते गए, क्योंकि हमें मालूम था कि इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट आई हुई है और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की ज़रूरत है, और जिस तरीके की हुकूमत उस वक्त चल रही थी और जिस तरीके इंसेंटिव मिल रहे थे, तो काफ़ी ईज़ ऑफ बिज़नेस हो गया था, और हम उसी हिसाब से हम लेके अपने कारोबार का चल रहे थे। और आप ये देखें कि 2020-21 में हमने तकरीबन 18% इंक्रीज़ की थी, टेक्सटाइल की ग्रोथ हुई थी, और 2022 और 21 और 22 में हमने तकरीबन 26% जो है वो एक्सपोर्ट जो है अपनी ग्रो की है। तो ये सिर्फ अगर टेक्सटाइल का इसमें देखा जाए तो $19.3 बिलियन की हमने लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसमें हमारी एक्सपोर्ट हुई है, जो कि रिकॉर्ड है। और इसमें टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि टोटल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो $31 बिलियन की है। तो इसमें से टेक्सटाइल जो है वो 19.3 बिलियन डॉलर का अपना शेयर रखता है। तो इसको उसी हिसाब से फिर जो है तरजीह भी देनी चाहिए, और इसकी जो है इसकी बात भी सुननी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल एक्सपोर्टर जो है वो हमारा एक रील की हड्डी की मानंद है, और उसी के ऊपर हमारी सारी चीज़ें चलती हैं, तो नो इशू एट ऑल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अली अर्श साहब कि आप मैन्युफैक्चरर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते, तो आप उनके लिए क्या उन्हें मशवरा देंगे कि वो उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, मैं तो हमने पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप बनाया ही इसी मकसद के तहत है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को किस तरह बेनिफिट हो सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमने इसी बात पे एम्फेसिस करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से आप जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त आपको पता है कि सर्कुलर डेट जो है आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और इम्बैलेंस की वजह से जो इंपोर्ट है वो हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ट्रेड डेफिसिट को हमने कम करने के लिए एक ही तरीका है कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम उसको वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। हमारे लोकल मार्केट वाले एक्सपोर्ट करने में क्यों डरते हैं? आखिर क्या वजह है इसकी? सर देखें, एक्सपोर्ट करने के लिए जो है जो चीज़ों की दरकार है, एक तो उनको सही एजुकेशन हासिल नहीं है, एक तो जो इदारों की तरफ से जो खौफ की फ़िज़ा है वो ख़त्म होनी चाहिए, उनको ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ लाना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा मसला जो है, यहाँ पे जो इदारे हैं वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है ना, छोटे मैन्युफैक्चरर को, वो एक तो ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल उनको काम करने देना चाहिए, और ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिसमें ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स हों, ताकि उनको पता चले कि भाई उनको सेल टैक्स की तरफ लाया जाए। सेल टैक्स की तरफ लाने से उनको जितने बेनिफिट हैं उनको बताया जाए कि क्यों बेनिफिट हैं इसके। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि एक मैन्युफैक्चरर हो और एक्सपोर्टर हो, उसको सब्सिडी है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अब हमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट आता है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं और सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी हैं, तो हमें तकरीबन जो यूनिट आता है कंजम्पशन के हिसाब से वेरी करता है, ये 25 to
₹2 पर यूनिट करता है। अगर मैं एक्सपोर्टर नहीं होता और सेल टैक्स रजिस्टर्ड होता और मैन्युफैक्चरर होता खाली, तो मुझे यही चीज़ जो है वो तकरीबन 42 से 50 रुपीज़ के दरमियान पड़ रही है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और सेल टैक्स भी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये तकरीबन 52 to 60 रुपीज़ पर यूनिट पड़ जाती है कॉस्ट। ओके। तो के इलेक्ट्रिक ने वाजे तौर पे बताया, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर को नहीं पता, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर बने में सब्सिडी है बिल्कुल, वो उनको नहीं पता, और वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर रहते हैं, वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो जाए तो काफ़ी सारा जो है वो अपना रिफंड करवा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं टेक्सटाइल की सिर्फ बात करूं जी, तो टेक्सटाइल में जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो फिर थर्ड पार्टी से उनकी इनवाइस पे माल ख़रीदते हैं, और जिसमें उनका काफ़ी सारे पैसे टूट जाते हैं। और क्योंकि वो तो आपने जितना माल रॉ मटेरियल आपने परचेज किया उतना ही आपने एक्सपोर्ट शो करनी होती है गवर्नमेंट को। बिल्कुल। तो जब वो शो करने के लिए वो कागजात का सहारा लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो जिन लोगों से जीएसटी पे माल ख़रीदते हैं उनको फिर इनको पे करना पड़ता है, और इस तरह गवर्नमेंट को भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो वो ज़रा मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, वो सेल टैक्स की तरफ रजिस्टर्ड हों और टैक्स नेट में आएँ। इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान के साथ साथ जो है आवाम का, उनका खुद का फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अभी मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई चिल्ड्रन गारमेंट्स, जो सबसे बड़ी हमारी जो कम्युनिटी है नॉर्थ कराची में, जो तकरीबन पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का 65 to 70% जो है वो गारमेंट्स, बाबा गारमेंट जो बच्चों के गारमेंट्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो आप ये देखें कि एक जो सूट है जो जिसकी उस पर टैक्स लग रहा है वो 150 रुपये है पूरे सूट पे। अब वो सूट में 4 पीस हैं, चाइना से आप मंगाते हैं, उस पर 150 रुपये लगता है, और यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है, हम कपड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर जो लग रहा है वो तकरीबन 250 रुपये जो है वो कॉस्ट आ रही है। तो इसको ज़रा देखें, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। चलें ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। ये आपने बाबा गारमेंट्स की जो बात की, ये लोकल मार्केट करते हैं या जी एक्सपोर्टर हाँ, नहीं? जी जी, ये लोकल मार्केट की काम है, और हम उनको यही कह रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा आएँ, ताकि जो है और वो डॉलर्स में कमा सकें, और डॉलर्स से क्या होगा कि फिर ज़ाहिर बात है ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमें ज़रा मुबादला आएगा, और इसमें हमें काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है। चलिए, इसके साथ साथ आपने अभी जैसे बताया कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के, तो उस पर भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी अली अर्श साहब से कि इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये हैं इनके साथ फराजुर रहमान साहब हैं और भी इनके दोस्त उसमें शामिल हैं, तो उसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे ये मौजूद हैं। तो मैं अली अर्श साहब से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है और ये किस तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं। जी अली अर्श साहब। देखिए जी, बड़ा हमने जो इसको बनाने का जो मकसद था, वो हम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे और हमने इस बात का ऊपर एम्फेसाइज किया कि बिज़नेस कम्युनिटी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं वो पॉलिटिकल बेसिस हैं, वो पॉलिटिक्स में जाती हैं और वो एक मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुकी हैं। हमारा जो मकसद था वो पॉलिटिक्स से हटके था। हमने जब बैठे तो हमने कहा यार, इसमें बिज़नेस ग्रुप जब बनता है उसका मकसद होना चाहिए बिज़नेस इंक्रीज़ करना, इन्हांस करना, बिल्कुल डाइवर्सिफाई करना, ठीक है ना, डिजिटलाइज करना। तो इस पे कोई काम नहीं कर रहा, और बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कस्टमर जो है B2B और B2C पे कोई काम नहीं कर रहा है। और हम जो है दुनिया जो है वो एक दूसरे की मदद करके जो है यूथ को आगे लेके आ रही है, और हम इस पे कोई काम नहीं कर रहे। हम एंटरप्रेन्योर नहीं बना रहे। दुनिया में यंग जो है बच्चे जो हैं 18-18, 20-20 साल के, वो मिलियनियर हो गए। यहाँ पे जो है हम जो है वही एक रूटीन के जो बाप दादों के ज़माने का काम चलता आ रहा है, वही लोग पैसे बना रहे हैं और वही लोग काम कर रहे हैं। तो हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझी कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें यंग लोगों को हम लोग लेके आएँ मुसलसल, और उनको ट्रेन करें और उनको कारोबार की तरफ लेके आएँ, तो एजुकेट करें उनको, और बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ाएं। किसी भी तरीके से बिज़नेस एक्टिविटी
बिजनेस ग्रुप का काम ही बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही मैं देखता हूँ कि हमारी यूथ जो है वो ज़्यादातर कोशिश करती है कि वो जॉब मिल जाए, उन्हें जॉब की तरफ चले जाएं, खास करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आपका ये जो है बहुत अच्छा एक मैं समझता हूँ कि टास्क है कि आप लोग यूथ को बिजनेस की जानिब लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग CSR में क्या काम कर रहे हैं? CSR से मेरी मुराद है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमने डे फर्स्ट से ही जो है हमने ये सोच लिया था कि हम जो है वो बिज़नेस के साथ साथ जो है वो फलाह बहबूद का हम काम करेंगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको करेंगे, अपने पर लागू करेंगे और इसको हमने उसी हिसाब से लेके चलना है। उसके लिए हमने ये करा, सबसे पहले तो हमने एक स्टार्टअप कमेटी बनाई है। ओके। स्टार्टअप कमेटी की जो चेयरपर्सन हैं वो राना तौकीर हैं। उनको हमने टास्क दी, उनके साथ पूरी टीम हमने उनके साथ लगाई कि भाई हमने यंग बच्चियों को जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं या अभी पढ़ रहे हैं, उनको आप बिज़नेस सिखाएं और बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी परेशानी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बताएं कि वो किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 4 अभी तक जो है वर्कशॉप कर ली हैं, जिसमें हमने इनेबलर्स के साथ भी हमने वर्कशॉप की है और बोलो ब्लॉस के साथ भी की है, और हम जो है टैक्स कंसल्टेंट और लीगल कंसल्टेंट सारे हमने उनको बताए हैं, और बेसिक जो है किस तरीके से बिज़नेस को रन किया जाता है, जिसमें किस सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरह बनाई जाती है, पार्टनरशिप किस तरह बनाई जाती है, कंपनी किस तरह फॉर्म होती है, SCCP से किस तरह रजिस्टर्ड होता है, ये सारी चीज़ें हम उनको बच्चों को सिखा रहे हैं और उनको तरगीब दे रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जॉब छोड़ के और जो है कारोबार की तरफ आएँ। सर, कारोबार की तरफ तो आ जाएं, लेकिन हमारे जवानों के अंदर एक और बेचैनी पाई जाती है, जैसे कि लाइट्स के बहुत ज़्यादा इशू हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहरान है, उसके साथ साथ गैस का बहुत ज़्यादा बहरान है। तो ये सारी जो हर्डल्स वो देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसे किस तरीके से अबूर कर पाएंगे, किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे? देखिए, इसमें तो मैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उससे मैं अपील करूँगा कि उनको चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो जिस तरीके से बिज़नेस करते हैं वो ही लोग जानते हैं। जितनी मुश्किलात और हर्डल्स हम लोग फेस करते हैं, अगर हम यही दूसरी ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में होते तो हमें इससे आधी मेहनत में हम इससे ज़्यादा काम कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनको जोर देना चाहिए, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है इनको जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जिसमें हमें बिजली है, गैस है और पानी है। इसमें तो किसी किस्म का बुनियादी ज़रूरतें हैं, और इंडस्ट्री तो चलती ही पानी से। आप देखें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कराची से शिफ्ट हो गई पानी ना होने की वजह से, क्योंकि पानी ख़रीदते हैं वो, और अरबों रुपए का जो है वो टैंकर माफिया जो है उनसे पानी के मद में उनसे पैसे ले लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो कारोबारी तबके में सबसे बड़े जो लीडर हैं ऐसे मुनीर, उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री दीन ग्रुप यहाँ से लेके जा चुके हैं सिर्फ पानी ना होने की वजह से। इसी तरह जो आपको मैंने बताया कि बिजली जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है उसकी कॉस्ट, कि एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना, एक इंडस्ट्री को लेके चलना। इसी तरह गैस तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। अब तकरीबन मैं इंडस्ट्री लेके बैठा हूँ, तकरीबन 10 साल से मैंने अप्लाई किया हुआ, लेकिन अब तक बिजली जो है वो हमें गैस हमें अब तक नहीं मिली है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे इन मसाइल में रहते हुए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, और वही हम अपने यूथ को बता रहे हैं कि किस तरीके से इनको सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है और फिर आपने काम करना है, क्योंकि हमने रहना इसी मुल्क में, हमारा जीना मरना इसी मुल्क में। तो जो भी हालात हो हमने काम करना है और काम करके दिखाना है। वो तो ठीक है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, तो आपको तो गैस मिली नहीं, तो ये कीमतों में इजाफा किस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है? देखिए, गैस में इजाफा मैं बिल्कुल इसकी जो है वो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें जो है वो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दी जाए। हमें जो भी हमारे गैस बिजली पानी के जो टैरिफ हैं वो वही होने चाहिए जो एक बांग्लादेश में हैं, जो इंडिया में हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हैं, वही हमें दिए जाएं, ताकि हम उन्हीं लोगों से compete कर सकें। देखिए, जो हमें गैस बिजली पानी के जो हम नहीं कर सकेंगे, उनसे compete नहीं कर सकते, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं
वो हम compete नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको चाहिए कि किसी और तरीके से कोई और काम करें, ताकि जो है ना ये जो बेसिक नेसेसिटी जो इंडस्ट्री चलाने के लिए ज़रूरत है वो जो है उसकी फरावानी हो। तो आप क्या देखते हैं इस वक्त एसएमईज, हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि एक बिज़नेस कम्युनिटी के आप एक रुकन हैं, एक मेंबर हैं और आप यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का जो मंशूर है, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें हमने काम ही जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर करना है, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, एसएमईज कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। उन्हीं पे हम लोग जोर दे रहे हैं, उन्हीं को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके मसाइल हैं वो हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं कि क्या मसले हैं, और हम उनको मसले भी बता रहे हैं, उसके साथ साथ हल भी हम उनको बता रहे हैं कि भाई देखें, अगर ये कर लेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे, तो आप जो है इनका जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा आज स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में है, कल वो लार्ज इंडस्ट्री बन जाएगा, और जब वो जगह खाली होगी तो वो पीछे से जो यूथ आ रहा है वो इसकी जगह ले लेगा। तो हमें इसकी ज़रूरत ये है कि हमें सही प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी आवाज़ उठाएं, जो कि हम उठा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एसएमईज हैं उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, उनके मसाइल जो हैं वो उजागर करें। एक छोटा सा सवाल है, और हो सकता है कि आपको नागवार भी गुजरे, मौजूदा गवर्नमेंट से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए जी, हर गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती है। नो डाउट के जो पिछले 75 सालों से जो है हमें जो मसाइल हैं वो बहुत ही गंभीर मसाइल हैं, और देखें जो भी गवर्नमेंट आती है उसका मकसद जो होता है वो आवाम की फलाह और बहबूद ही होता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो। डिपेंड करता है कि जो है आप जो है उनसे किस तरीके से निगोशिएट आप करते हैं, उन तक बात किस तरह पहुँचाते हैं। एक तरीका जो है वो एहतिजाज का है, एक तरीका है कि आप टेबल टॉक्स करें, उनको समझाएं, उनको बताएं। और मैंने तो ये देखा है कि जितने भी मैं मिनिस्टर्स के पास गया हूँ, सेक्रेटरीज के पास गया हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे कभी लेट डाउन किया हो और कभी मेरी बात ना सुनी हो और फौरी तौर पे एक्शन ना लिया हो। असल में होता यह है कि हम लोगों को जो है ना बात पहुँचाना नहीं आती सही तरीके से। अब बात हम जिससे कर रहे होते हैं वो उसका पोर्टफोलियो ही नहीं होता है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मिनिस्टर से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जिनका ताल्लुक जिससे है उनसे बात अगर की जाए और उनको सही तरीके से मैसेज पहुंचाया जाए तो वो मसला हल हो जाता है। चलें, ठीक है, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अली अर्श खान साहब, अभी वक्त हो एक मुख्तसर से ब्रेक का, जैसे पहले हुआ था। हम वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। रहते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरी गुफ्तगू चल रही है अली अर्श खान साहब के साथ, और आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे कि बिज़नेस में आने के लिए ख़ास करके यूथ किस तरह के इक़दाम ले सकती है और पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकती है। वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, आपको हेल्प आउट हो सकती है वहाँ से। अच्छा अली अर्श साहब, मैं आपसे बात कर रहा था, हमारी बात चली थी कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बारे में। अभी ये मुझे बताइए कि पेट्रोलियम, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कीमतों में, उसकी वजह से जो है आवाम पे भी बड़ा असर पड़ा है और बिजनेसमैन पे भी बड़ा असर पड़ा है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए जी, एज ए बिज़नेसमैन जो है उसको तो ज़ाहिर बात है जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमें जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमारा डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो डीज़ल और पेट्रोल से होता है। तो उसकी जब वो बढ़ती है तो सारी कॉस्टिंग जो है वो हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, जहाँ पे आम आवाम की बात है तो ज़ाहिर बात है ज़िंदगी गुजारना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप देखें कि जितने भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं अपनी व्हीकल्स पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि अब थोड़ी बहुत नज़र आना, सिटीज़न बात कर रहा हूँ मैं एज ए, उसमें यह है कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और जबकि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो जो है बहुत ज़्यादा जगहों पे कट डाउन भी की गई हैं। तो मैं जैसे एक अपील की हुई थी सारे बिजनेसमैन की तरफ से कि भाई अपनी अपनी सैलरीज़ बढ़ाई जाएं, तो तकरीबन 1 साल पहले हमने जो है वो सैलरीज़ जो हैं वो बढ़ा दी थी। इसी तरह मैं मशवरा दूंगा, मैं अपने जितने भी कारोबारी हजरात हैं और जितने भी इदारे लेके बैठे हुए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपने आप जो है वो
प्रॉफिट जो है कम करें, और जो है जितने भी नौकरी पेशा अफराद हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट करें, उनकी सैलरीज़ बढ़ाएं, उनको टाइम पे सैलरीज़ दें, ताकि जो है वो अपना घर गुजर बसर कर सकें, अपनी फैमिली को लेके चल सकें। क्योंकि इस वक्त आप यकीन जाने कि इतना मुश्किल वक्त है लोगों पे, और सबसे ज़्यादा सफ़ेद पोश लोगों पे। बिल्कुल। फ्लड तो एक तरफ है, वो तो पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे थे, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग थे, जो अच्छा खा रहे कमा रहे थे और अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे, उनके लिए बच्चों की फ़ीसें पे करना और अपनी ज़रूरती ज़िंदगी जो है वो पूरी करना बड़े मुश्किल हो गया है, और वो किसी से मांग भी नहीं सकते, और उनके लिए हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ज़ाहिर बात है फ्लड जो है वो तो आया हुआ है, और उसके लिए जितने लोग को चाहिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अली अर्श साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि CSR के अंदर भी आप लोग जो है काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मुझे बताएं कि आप लोगों ने फ्लड्स के हवाले से सिंध में जाके कोई काम किया? देखिए बिल्कुल, हमने जो है जैसे ही ये फ्लड आया और हमने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, और जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी थी और जितनी भी आवाम थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके पास क्या है, और उन्होंने अपने भाइयों के जो मुश्किलात और मुसीबतों से निकालने के लिए उन्होंने लब्बैक कहा, और सब ने अपने अपने तौर पे बहुत सारा काम किया। इसी तरह पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने जो है वो फौरी तौर पे इनिशिएटिव लिया, और एक हमने फौरी तौर पे टीम बनाई, जिसको हमने फ्लड रिलीफ फंड हमने कायम किया। उसमें जो है हमने जितने भी हमारे दोस्त अहबाब थे, उन्होंने सारा अपने पास से जेब से वो पैसे कलेक्ट किए, और हमने जो है सारा इसको राशन जो है वो हमने बनाया, और इंशाल्लाह हम इस वीक में जो है वो सारा जितना भी राशन है, 3-4 ट्रक हैं, वो हम जो है वो रेंजर्स के हवाले कर रहे हैं, जो कि अंदरून सिंध जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये हम वीकली बेसिस पे अब हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि हम 3-4 ट्रक 5 ट्रक जितने भी हो सकेंगे हमसे, वो हम जो है वो वीकली बेसिस पे सिंध रेंजर्स को प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ से वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट। एग्रीकल्चर में जितनी तबाही आई है उसकी वजह से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बिजनेसमैन को किस तरह के हर्डल्स फेस करना पड़ेंगे आने वाले वक्तों में? देखिए, इससे तो कोई नज़र नहीं चुरा सकता कि अब जो आने वाले वक्त है उसमें अजनास जो है वो उसका क्राइसिस जनरेट होगा, और इसके लिए अभी से हमें जो है वर्किंग करनी चाहिए। और मैं जो हुकूमत है उससे मैं अपील करूंगा कि इस पे तरफ फौरी तौर पे तवज्जो दी जाए, और कोई ऐसे इक़दाम किए जाएं जहां पे हम ये अजनास को जो है वो सेफगार्ड भी कर सकें, और जो अगर हमें इंपोर्ट भी करना पड़े तो हम उसको इतनी करके रख लें क्वांटिटी कि हमारे जो लोग हैं वो कहीं खुराक से जो है ना वो जो है अल्लाह ना करे कि उनको कोई परेशानी हो। तो उसके लिए ये अभी से प्लानिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप इस सिलसिले में क्या कर रहा है? पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप इस सिलसिले में ये कर रहा है कि हमने एक फार्मिंग का प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें हमारे जो फार्मर थे उनको जो है हम बीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी से ही जो है हम छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, जो कि 1 हफ्ते में वो पूरे निकलना शुरू हो जाएंगे बीज से, और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू करेंगे जैसे ही ये पानी उतरेगा, और हम जो है इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पौधे जो है वो देना शुरू करेंगे अपने किसानों को। इंशाल्लाह ज़रूर, और अल्लाह पाक हम सबको इस आफत से निकलने की हौसला और ताकत अता फरमाए। अच्छा, मैं आपसे, क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप यूथ के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें कि यूथ को आप किस तरह मैसेज देंगे, क्योंकि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है, जॉब क्रिएशंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो एज ए बिज़नेसमैन आप क्या देखते हैं कि जॉब क्रिएशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो जो है वो मायूसी कुफ्र है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हों, आपको लड़ना चाहिए। और हार, एक मशहूर कौल है कि बंदा हारता जब ही है जब वो हार मान लेता है। तो इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और अपने हालात से मुकाबला करना चाहिए। इंशाल्लाह ये वक्त है वो गुजर जाएगा। आफात आती हैं और हर्डल्स भी आती हैं और आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप लगे रहें। और मैं तो आपसे ये कहूँगा यूथ से कि आप पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के साथ ज्वाइन हो। हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं ट्रेनिंग सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, उसमें आप आएँ। मैं मुसलसल अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और सब जगह पे मैं इसको पोस्ट करता हूँ, और हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम कारोबार को सिखाते हैं किस तरीके से कारोबार किया जा सकता है आपको। और हम जो है छोटे कर्ज़े भी प्रोवाइड करते हैं
जो लोग डिज़र्विंग होते हैं वो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप उनको खुद जो है वो रेकमेंड करता है कि उनको कर्ज़े दिए जाएं और उनको जो है हाथ पकड़ा जाए उनका और जॉइंट हैंड्स करके उनको आगे लेके आया जाए। और हमारा ये टारगेट है कि तकरीबन 1000 जो है हम एंटरप्रेन्योर इस साल के आखिर तक हम बनाने की ख्वाहिशमंद हैं और हम इस पर 4 वर्कशॉप कर चुके हैं। इंशाल्लाह वीकली हमारी वर्कशॉप होती है। तो इसमें शरीक हों और कारोबार को समझें किस तरीके से कारोबार किया जाता है और अपना जॉब के साथ अगर आप कारोबार की तरफ आएंगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि अली अर्श खान साहब ने किस तरीके से आपको जो है इंफॉर्मेशन फराहम करी। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के ये जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लोग यहाँ आ सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। मज़ीद इनकी चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लिहाजा मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।